500 किलोमीटर हो गए हैं ओला S1 Pro को शिमला में घुमाते घुमाते मुझे, और मैंने सोचा कि चलिए इस पर एक लॉन्ग टर्म रिव्यू या जो भी कह लीजिए वो बनाते हैं एक वीडियो, जस्ट टू गिव यू वेरी ऑथेंटिक व्यू ऑफ कैसा है ये स्कूटर, एंड स्पेशली हिल्स के लिए। अगर आप हिली एरियाज़ में चलाने की सोच रहे हैं, क्या ये सक्सेसफुल है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं, तो कुछ वही चीज़ें हम आज की वीडियो में एड्रेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और की एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। अगेन स्कूटर मैं यूज़ करता हूँ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ गेटिंग फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 और A to B, समान हो उसके साथ ही समान हो उसके बिना। तो इसके पार्टी मोड और ये सारी चीज़ें मैंने नहीं यूज़ की और मैं इस वीडियो में नहीं कवर करने वाला हूँ। उसके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, बहुत डिटेल में रिव्यूज़ हैं जो आप ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पर चलिए आज का फोकस है हिल्स में ओला S1 Pro कैसा परफॉर्म करता है। और ऑल द वीडियो थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई है क्योंकि S1 Pro का सेकंड जन अनाउंस हो गया है, बट अभी भी ये सेल पे है एंड आई थिंक इट विल गिव यू जनरल आइडिया ऑफ EVs कैसा परफॉर्म करते हैं हिल्स में। तो इसलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं क्या है इसके फीचर्स और कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेंज से। आई थिंक सबसे बड़ी रेंज एंजाइटी ही होती है। इसकी जो क्लेम रेंज है वो है नॉर्मल मोड पे 162 किलोमीटर्स, बट वो है ऑफकोर्स प्लेन्स के लिए, और वो भी यूजुअल प्लेन्स में भी इतनी रेंज नहीं मिलती है। पहाड़ों की बात करें तो आई वुड से इसकी एक्चुअल रेंज है एनीवे बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू राइड, किस टेरेन में राइड कर रहे हैं, आपके पीछे पिलियन बैठा है कि नहीं, उसके हिसाब से आप 60 to 80 किलोमीटर्स आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैवियाट्स कुछ ये हैं कि देखिए ऑल्दो 100% चार्ज पे आराम से 80 किलोमीटर्स निकाल देगा ये। 60 किलोमीटर्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो लास्ट 20% है वो इको मोड में ही चलता है। ये सॉफ्टवेयर फीचर है बैटरी बचाने के लिए, लास्ट 20% में ये, या शायद 15%, बट जहाँ तक मुझे ज़्यादा 20% में इको मोड में चलता है। और इको मोड पहाड़ों में बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल है। ज़रा सी अगर चढ़ाई आ जाए, इको मोड पे स्कूटर नहीं पिकअप कर पाता है, आपको नहीं उठा पाएगा, आपके साथ चलना बंद हो जाएगा बेसिकली अगर ज़रा सी भी चढ़ाई है। तो उस हिसाब से अगर आप पहाड़ों में हैं तो आप लास्ट की 20% अनलेस आप बिल्कुल ही उतराई में या बहुत ही सीधे सीधे में कवर करने की सोच रहे हैं, मान के चलिए नहीं है, तो उस हिसाब से हमारी इफेक्टिव रेंज हो जाती है 60 किलोमीटर्स, इन द सेंस कि आप अगर एक पॉइंट से घर से कहीं जा रहे हैं तो 30 किलोमीटर घर से बाहर और 30 किलोमीटर वापस, ये एक सेफ डिस्टेंस है। तो मैं मानता हूँ 60 किलोमीटर्स के आसपास सेफ रेंज है इसकी। बहुत अगर बढ़ा चढ़ा के करना हो या कोई इमरजेंसी हो तो 80 किलोमीटर्स भी निकाल देगा। पिलियन राइडर डाल दें पीछे तो ऑब्वियसली रेंज और कम हो जाती है क्योंकि वेट बढ़ जाता है, ऑब्वियसली तो रेंज कम होती है। जैसे मैंने देखा है टिपिकली मेरे घर से जहाँ मैं जाता हूँ बाज़ार के लिए काफ़ी चढ़ाई आती है, तो वहाँ पे यूजुअली ऐसा रहा है बीच में कि अगर मैं सिंगल चलाऊँ तो 8 किलोमीटर के लिए 10 से 11% बैटरी यूज़ होती है। वहीं अगर मेरे साथ एक पिलियन राइडर हो तो ये ही 6 किलोमीटर 10 से 11% में कवर होता है, तो काफ़ी रेंज में इम्पैक्ट आता है। तो उस हिसाब से अगर आपके साथ पिलियन राइडर है तो आप ये मान लीजिए कि इसकी इफेक्टिव रेंज 50 to 60 किलोमीटर एट मैक्स है पहाड़ों में, विच अगेन लोकल कम्यूट के लिए, क्योंकि पहाड़ों में शहर छोटे होते हैं, बहुत दूर जाना होता नहीं है, ठीक है, पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पहाड़ों में स्कूटर नहीं बना है। इसका चार्जिंग टाइम है लगभग 5-5.5 घंटे के आसपास 0 to 100। ऑल्दो मैं 100% चार्ज नहीं करता हूँ क्योंकि कहते हैं कि हमेशा 100% पे अगर आपका स्कूटर बहुत खड़ा रहता है बैटरी इम्पैक्ट होती है, तो मैं टिपिकली 80% तक ही चार्ज करता हूँ अनलेस मुझे कहीं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट करना हो। तो उस हिसाब से 5-5.5 या कभी कभी 6 घंटे भी लग जाते हैं, विच अगेन आई फील इज एडिक्वेट। ओवरनाइट आप चार्ज करने के लिए छोड़ दीजिए, सुबह तक आपको चार्ज मिल जाएगा ये स्कूटर। तो ओवरऑल रेंज के हिसाब से आई वुड से आई एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ रेंज, मुझे यही मिली है। मेरा स्कोर होगा 6 or 7 out of 10। कोई भी स्कूटर ले लीजिए आप मार्केट में, इससे ज़्यादा रेंज शायद ही आपको मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, जो कि सबसे दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अगर मैं इसके प्लास्टिक्स वगैरह की बात करूँ तो ठीक ठाक क्वालिटी है प्लास्टिक्स की, सीट कंफर्टेबल है, जो इसकी लाइट्स वगैरह हैं मुझे काफ़ी ठीक लगती हैं। दैट सेड आई थिंक थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी पुअर है, और वो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि काफ़ी रैटलिंग होती है इसे चलाते हुए, जो जबकि एक EV स्कूटर में जहाँ पे कोई मूविंग पार्ट नहीं है IC इंजन की तरह काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो नहीं है। इसका जो हैंडल बार है हल्की सी वाइब्रेशन देता है रोड पे चलाते हुए, जो कि अगेन नहीं होनी चाहिए थी। इसका जो फुट स्टैंड है, साइड स्टैंड है एक्चुअली, सॉरी, ये आई एम नॉट श्योर किस मटेरियल का बना है, प्लास्टिक लगता है, बट आई कुड बी रॉन्ग, बट बहुत ही फ्लिमजी सा लगता है। अगर मैं देखूँ तो कॉन्फिडेंस नहीं देता है इसका जो साइड स्टैंड है। ऐसा लगता है कि अगर आप ज़रा सा वेट डालेंगे स्कूटर पे, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर बैठा हूँ और सारा वेट इसी पे डाल दूँ साइड स्टैंड पे, तो शायद नीचे भी आ जाए, मुझे इतना डर लगता है स्टैंड के साथ। आई माइट बी रॉन्ग, बट एटलीस्ट जो इसकी क्वालिटी है देखने से वो तो ऐसी ही लगती है। बाकी इसके जो फुट स्टैंड है पिलियन के लिए या जो भी बोलते हैं इन्हें, ये भी थोड़े से लूज़ हो गए हैं विद टाइम, बट स्टिल अंदर को फोल्ड हो जाते हैं।
तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से आई वुड से कुड हैव बीन बेटर। इसका जो रबर मैट जैसा है आगे, ये भी इतना अच्छा नहीं है, इसकी फिट एंड फिनिश थोड़ा सा could have been better. So I would say I will give here probably a 6 out of 10 and build quality can be better. I'm hoping जो second gen Ola S1 Pro आया है वहाँ पे build quality better होगी। चलिए तीसरी बात करते हैं इसकी पावर की। अब आई वुड से इट्स एडिक्वेटली पावर्ड इवन फॉर हिल्स। इसमें 4 मोड आते हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड, पावर मोड और हाइपर मोड। इको मोड पहाड़ों के लिए नहीं बना है, नहीं चला सकते, पर नॉर्मल मोड में आप अपना लगभग डेली कम्यूट कर सकते हैं, चाहे चढ़ाई हो चाहे उतराई हो। यूजुअली नॉर्मल मोड में ये आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा या ऐसे लगेगा कि पावर इनएडिक्वेट है, अनलेस आप चढ़ाई में मान लीजिए किसी बाइक ट्रक को ओवरटेक कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी अगर आपको फास्ट पिकअप चाहिए आपको यूजुअली पावर मोड में स्विच करना पड़ता है, या बहुत ही चढ़ाई आ जाए तो भी जो इसके एक्सेलरेशन है बिल्कुल ही कम हो जाती है, वहाँ पे भी मैं यूजुअली नॉर्मल मोड से पावर मोड में चल जाता हूँ। बट अदरवाइज़ लाइक आई सेड 80-90% टाइम्स मेरा काम पावर मोड में चल जाता है, नॉर्मल मोड में चल जाता है, और कभी कभी ही पावर मोड में जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स बैटरी लाइफ या रेंज भी कम होती है जैसे जैसे मैं मोर पावरफुल मोड में जाता हूँ। तो एटलीस्ट फ्रॉम पावर स्टैंड पॉइंट आई फील लाइक 125 सीसी या 150 सीसी के स्कूटर या मोटरसाइकिल जितनी पावर है इसमें, विच इज़ एडिक्वेट अगेन, यू गेट वॉट यू पे फॉर। तो अगली चीज़ जिसकी बात करेंगे वो है इसका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इसमें MoveOS 3 है, 4 अनाउंस हो गई अभी तक आई नहीं है, पर यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ी सी लैगी और बगी है। MoveOS 3 भी जिसकी स्क्रीन है हमेशा बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, थोड़ा सा लैग है, कभी कभी टच करने के बाद भी इनपुट नहीं लेती है। कई बार ऐसा होता है कि जो इसका ट्रिप मीटर है, तो इसमें एक ट्रिप मीटर भी आता है जो आपकी उस टाइम के ट्रिप का डिस्टेंस बताता है, वो आधे टाइम चलता है आधे टाइम नहीं चलता है। काफ़ी टाइम मुझे स्कूटर को रीसेट करना पड़ता है टू गेट दैट वर्किंग अगेन। कभी कभी इसका ट्रंक नहीं खुलता है, तो ये एक और इशू है जो भी सॉफ्टवेयर इशू है। तो आई थिंक ओला को बहुत ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत है अभी इसका जो सॉफ्टवेयर है। अच्छी बात यह है कि ओवर द एयर अपडेट्स मिलते हैं, और अभी तक मुझे एक भी अपडेट नहीं मिला है जहाँ तक मुझे पता है, बट ओवर द एयर अपडेट है तो आपको सर्विस सेंटर नहीं ले जाना है, तो उस हिसाब से काफ़ी कन्वीनियंट है, एंड आई एम होपिंग कि ओवर टाइम दिस विल गेट रिजॉल्व। अगली बात है इसके स्टोरेज स्पेस की। तो इसमें एक बहुत बड़ा ट्रंक है जिसमें 2 हेलमेट आ जाते हैं, और ये बड़ा वाला मोटरसाइकिल का हेलमेट शायद नहीं है, छोटे वाले हेलमेट आ जाते हैं इस तरह के 2 जो ओला के ही हैं, या मैंने एक सेकंड फ्लिपकार्ट से लिया था। इस तरह के 2 स्कूटर आ जाते हैं, साथ में अगर आप चाहें तो अम्ब्रेला वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एक हुक है जिसमें आप बैग्स वगैरह टांग सकते हैं, तो उस हिसाब से स्टोरेज स्पेस के हिसाब से आई थिंक वन ऑफ दी बेस्ट स्कूटर्स है ये अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है, इनफैक्ट मोर देन यू नीड फॉर। आई थिंक यही इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग बात मुझे लगती है कि सामान वगैरह ले जाने में इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती है। लास्ट चीज़ है सर्विस। तो सर्विस नहीं करानी पड़ती, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये भी कन्वीनियंट है क्योंकि एटलीस्ट शिमला में इसका सर्विस सेंटर नहीं है, तो अगर कभी सर्विस करानी पड़े तो मुझे इसे सीधे चंडीगढ़ ले जाना पड़ेगा, जो ये नहीं पहुंच पाता है एक चार्ज में अनफॉर्चुनेटली। अनलेस कोई डिफेक्ट हो आपके स्कूटर में, आपको सर्विस नहीं करानी पड़ेगी, तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक है। तो चलिए हमने थ्योरेटिकल तो बहुत बातें कर ली, अब आपको दिखाते हैं इसकी परफॉर्मेंस। एक्चुअली मैं एक लोकल सड़क पे जा रहा हूँ, मेरे साथ एक फिल्म राइडर भी है, तो 2 लोग हैं स्कूटर पे, और थोड़ी सी चढ़ाई है रास्ते पे। मैं कुछ ऐसी बातों की डिस्कस करूँगा जो मैं पहले बताना भूल गया, बट जैसे आप देख पा रहे हैं एडिक्वेट परफॉर्मेंस है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। चढ़ाई है तब भी स्कूटर आराम से 2 लोगों के साथ नॉर्मल मोड पे चढ़ रहा है, कभी ऐसा नहीं लग रहा कि और पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ तो एक्सेलरेशन भी काफ़ी तेज़ है, मैंने पूरा एक्सेलेटर घुमा दिया है, और आराम से ये स्कूटर चढ़ाई पे भी 2 लोगों के साथ चढ़ पा रहा है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। स्टेबल है, काफ़ी इजी टू मनूवर है। जैसे मैं बता रहा था कि देखिए ये काफ़ी तीखा मोड है, 2 लोगों के साथ मुझे नहीं परेशानी हुई, बाइक पे मुझे ये कभी नहीं होता बिना पैदल पे लगाए, तो उस हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। एक और चीज़ों में पहले बताना भूल गया, वो ये है कि आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं S1 Pro के साथ। उससे होता ये है कि अगर कभी कोई कॉल वगैरह आ रही हो, गाने लगा सकते हैं, कॉल वगैरह आ रही हो तो वो उठा सकते हैं। गाने मैंने कभी टेस्ट किए नहीं क्योंकि इसका ब्लूटूथ बारी बारी डिस्कनेक्ट हो जाता है, और हर बार पेयर करने का मुझे बहुत ही आलस लगता है। कॉल लेते हुए जब हुआ है ये, तो इशू ये रहता है कि वॉल्यूम बहुत ही कम आती है स्पीकर से, तो कुछ ज़्यादा सुनाई देता नहीं है, तो इसलिए करने में यही पड़ता है कि आपको फ़ोन पॉकेट से निकालना ही पड़ता है। पर हाँ, अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाता है कॉल आ रही है, नंबर दिख जाता है स्क्रीन पे कहाँ से कॉल आ रही है, आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं कॉल, तो उस हिसाब से कनेक्टिविटी फीचर तो ऑब्वियसली अप्रीशिएबल है। बस थोड़ी सी अगर वॉल्यूम भी ज़्यादा होती स्पीकर्स की तो आप आराम से कम्युनिकेट भी कर पाते,
चलते हुए स्कूटर में तो कभी नहीं कर सकते, पर खड़े होके भी अगर आप रोक के भी करें तो भी थोड़ा कम सुनता है, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई है और मैंने एक्सीलेटर पूरा घुमाया है और स्कूटर अभी भी स्पीड पकड़ रहा है। तो जैसे मैंने बोला, और ये नॉर्मल मोड है। अगर मैं यही चीज़ चलिए स्पोर्ट मोड में करता हूँ, मैं इसे पावर मोड बोल रहा था, ये स्पोर्ट मोड है इसका नाम। और अगर स्पोर्ट्स मोड पे करूँ तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे तो यह लगता है कि मेरे पास एक पल्सर RS 200 थी पहले, लगभग कंपेरेबल परफॉर्मेंस होती है, कोई ख़ास ड्रॉप मुझे लगा नहीं परफॉर्मेंस है, तो उस तरह की परफॉर्मेंस भी आ जाती है हाइपर या स्पोर्ट्स मोड में। चलिए वापस नॉर्मल मोड में चले जाते हैं साइकिल करके। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था पहले कि अगर आप उतराई में इसे चला रहे हैं तो इसमें रीजन भी होता है। रीजन से मेरा मतलब है कि बैटरी चार्ज होती रहती है जैसे जैसे उतराई में अगर आप इसे अपने हाल में छोड़ दें तो ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से ये डाउन द हिल जाएगा स्लोप पे, और उससे बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। और तो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होती, बट टिपिकली मैंने देखा है कि उतराई में मोर और लेस आप फ्री ऑफ चार्ज या फ्री ऑफ कॉस्ट ही ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी इतनी ज़्यादा डाउन जाती नहीं है। तो टिपिकली जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे घर से 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, जब मैं अपहिल जाता हूँ उसमें तो वो 4 किलोमीटर में लगभग 6 से 8% बैटरी कई बार लग जाती है। और वही चढ़ाई जब मैं वापसी में, मतलब जब वो उतराई बन जाती है तो 1% मैक्सिमम, वो भी क्योंकि थोड़ा सा एरिया बीच में प्लेन आता है, नहीं तो ज़्यादातर उतराई है वहाँ पे बिल्कुल ही बैटरी नहीं लगती। इनफैक्ट कभी कभी 1-आधा% चार्ज भी हो जाती है। तो उतराई में बिल्कुल बैटरी यूज़ नहीं होती। ये भी एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, रीजन वो है इसमें। वैसे उसी तरह इसमें ब्रेकिंग भी है जो रीजन ब्रेकिंग है। तो बेसिकली आपको अगर एक्सीलेटर को उल्टी डायरेक्शन में घुमाए हल्का सा तो ये अपने आप ही स्लो डाउन होने लग जाता है। और इसका ये फ़ायदा है, 2 फ़ायदे हैं इसके। एक तो ये बैटरी का जो चार्ज है वो रीजनरेट करता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट ऑब्वियसली एवरी लिटिल एफिशिएंसी गेन काउंट्स। और दूसरी चीज़ है कि इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो घिसने से बचता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक्चुअल ब्रेक्स जो इसकी है वो यूज़ करना अवॉइड कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम ब्रेकिंग तो नहीं होती है इससे, ये जो रीजन ब्रेकिंग होती है, पर ये कि काफ़ी स्लो हो जाता है स्कूटर। तो अनलेस आप बिल्कुल ही हॉल्ट यू वांट टू कम टू अ सडन हॉल्ट, आई थिंक काम चल जाता है मोड़ पे। अगर आपको हल्की सी स्पीड कम करनी हो तो स्पीड कम हो जाती है रीजन ब्रेकिंग से ही। तो ये कुछ और फीचर थे जैसे मैंने आपको दिखाया। परफॉर्मेंस चढ़ाई में भी एडिक्वेट है, मनूवरेबिलिटी काफ़ी अच्छी, और आगे से काफ़ी बड़ा व्हीकल आ गया है तो पहले से बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो मनूवरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, 2 लोगों के साथ भी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी एडिक्वेट और एक्सेप्टेबल है इसकी पहाड़ों के हिसाब से। एक चीज़ और है, हिल होल्ड असिस्ट फीचर जिस दिन आएगा मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, क्योंकि अगर इसे कभी चढ़ाई में रोकना पड़ जाए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तो ऑल तो चढ़ाई नहीं है, तो चलिए थोड़ी सी चढ़ाई वाली जगह पे जाते हैं। ऑल तो शायद चढ़ाई ख़त्म ही है, पर जैसे अगर मान लीजिए बहुत चढ़ाई है और आप रोकें, उसके बाद अगर आप एक्सीलेटर घुमाएं तो स्कूटर पीछे जाने लग जाता है, क्योंकि हिल होल्ड इसमें अभी तो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी दिक्कत करता है। यूजुअली अगर बहुत खड़ी चढ़ाई हो तो आपको मोड चेंज करके स्पोर्ट मोड या हाइपर मोड में जाना पड़ेगा, नहीं तो स्कूटर पीछे जाने लग जाता है, क्योंकि नॉर्मल मोड पे कभी कभी ये मोमेंटम जब टूट जाता है तो चढ़ नहीं पाता है। तो देखिए अब हम इको मोड में हैं और रोड सीधा है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। इनफैक्ट यहाँ पे तो ठीक ही चल रहा है, कोई बता नहीं पा रहा। पर अगर ज़रा सी भी चढ़ाई आ जाए, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इस स्ट्रेच पे नहीं है चढ़ाई, तो ये स्कूटर इको मोड में स्ट्रगल करने लगता है। खासकर जब बैटरी 20% से नीचे जाती है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं चलता ये। जैसे मेरा एक बार का एक्सपीरियंस था, उसके बाद मैंने कभी रिस्क ही नहीं लिया इको मोड, मतलब बैटरी इतनी कम करने की चढ़ाई पे जाना पड़े और इको मोड में। पर वैसे अगर नॉर्मल प्लेन रोड हो तो इको मोड में भी ठीक ठाक स्पीड से जब 40 तक चले ही जाता है। अच्छा, एक और फीचर जो मुझे इसका बहुत पसंद है वो है इसका रिवर्स पार्किंग मोड। उसमें क्या होता है, स्कूटर को आप रिवर्स में डालिए और किसी भी नॉर्मल गाड़ी की तरह ही रिवर्स में पीछे की तरफ जाता है, बस आपको थ्रॉटल को दूसरी साइड को घुमाना है। तो खासकर पहाड़ों में जहाँ पे यूजुअली पार्किंग सड़क के साइड में ही करते हैं, कई बार स्टीप कर्व पे करते हैं तो पीछे करना होता है, काफ़ी ज़ोर लगता है अगर आप पैरों से खुद जोर देके पीछे को स्कूटर को धकेलें ऐसी उतराई में। पर अगर आपके पास ये रिवर्स मोड है तो इसमें फटाफट से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ऑफकोर्स बहुत तेज़ नहीं जाता है स्कूटर, बट जिस चीज़ के लिए बना है ट्रिकी सिचुएशन से स्कूटर को बाहर निकालने के लिए, वो ये आसानी से रिवर्स मोड में भी कर लेता है।
तो ऑल एंड ऑल मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं पहाड़ों के लिए, चाहे ओला S1 Pro हो या कोई भी डिसेंट ब्रांड हो, एथर या कोई और, आई थिंक ले सकते हैं। आपको थोड़ी एक्सपेक्टेशंस अपनी उस हिसाब से रखनी पड़ेंगी। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, बट गिवन दैट हिल्स में शहर भी छोटे होते हैं, ज़्यादा दूर जाना नहीं होता है, एटलीस्ट इंटरसिटी के लिए बहुत सही लगा मुझे ये। मैंने इनफैक्ट इसके बाद अपना मोटरसाइकिल बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया है और लार्जली अब मैं इसी पे जाता हूँ। जैसे मैंने कहा, पहाड़ भी काफ़ी एडिक्वेट है। हाइपर मोड में आपको ऐसा नहीं कभी नहीं लगेगा कि आप स्कूटर चला रहे हैं, बहुत तेज़ भागते हैं अगर ज़रूरत हो। हाँ, कुछ चीज़ें इसकी बेटर हो सकती थी, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी बेटर हो सकती थी। इसका जो सस्पेंशन है वो मोनो सस्पेंशन है, जिसके हमने बहुत किस्से सुने हैं टूटने के, तो थोड़ा डर हमेशा ही रहता है। चाहे ओला ने वो एड्रेस भी कर दिया है एक मोर थिकर मेटल लगा के वहाँ पे, पर थोड़ा डर रहता ही है। थैंकफुली जो सेकंड जन S1 Pro है उसमें मोनोशॉक की जगह ड्यूल शॉक सस्पेंशन है आगे, बट आई वुड से एटलीस्ट जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें ये डर अभी भी रहता है। मुझे लगभग ये पड़ा था सब्सिडी के बाद 140 के आसपास का, तो आई वुड से इट्स वर्थ इट इतनी सब्सिडी के साथ इस प्राइस पे, क्योंकि आप रिकवर कर ही लेंगे। आप देखिए, जैसे 81 किलोमीटर के चार्ज के लिए मुझे लगभग 20 रुपये की बिजली लगती है, तो 20 रुपीज़ फॉर 80 किलोमीटर्स इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। और एक ये टेंशन हमेशा चल जाती है कि पेट्रोल फालतू वेस्ट हो रहा है, तो कहीं भी घुमाने को ले जाइए। आपके दिमाग में कभी ये नहीं होता कि फालतू में पेट्रोल क्यों वेस्ट करें। सो आई थिंक दैट्स अनदर जॉय ऑफ राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। तो ऑन एंड ऑल मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, इफ़ आई कुड बाय दिस अगेन, इफ़ आई डिड नॉट हैव इट राइट नाउ, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट अगेन। मेरी जो ज़रूरत है वो ये स्कूटर पूरी करता है। हाँ, ओला कुछ चीज़ें सुधार सकता है, जैसे बिल्ड क्वालिटी, कुछ चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो बेटर कर सकता है, बट ऑल एंड ऑल गिवन दिस इज़ अ फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट, आई थिंक दिस इज़ डिसेंट एंड यू गेट व्हाट यू पे फॉर। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।